पहले थोड़ी चर्चा हो जाए इस पर, फिर लिखेंगे हम लोग। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने 8वें पे कमीशन की चर्चा की। मैंने कहा भी था, अब के दौर में, आज कल कल के दौर में, यानी जब से घोषणा हुई है तब से लेकर और जब 2026 से प्रभाव में आएगा तब तक, यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी सेवा में ज्वाइन करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ मिलेगा। बड़ा लाभ कैसे मिलेगा? तो जो अभी नियुक्त हैं, जैसे एक अभ्यर्थी हैं जिनका बिहार पीसीएस में चयन हुआ, उनका मूल वेतन 53,100 रुपये होता है। मूल वेतन की बात कर रहा हूँ, यह ग्रॉस नहीं है। ग्रॉस वेतन, इसको लगभग 2 से गुना कर दीजिए, उतना होता है। तो जिनका 53,100 मूल वेतन है, यदि पे कमीशन आने के समय में अथवा लागू होने के तुरंत बाद वो ज्वाइन करते हैं, उनका मूल वेतन कुछ नहीं होगा, तब भी लगभग डबल हो जाएगा, कम से कम डबल हो जाएगा, जो आंकड़े आ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से ग्रॉस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए कि कितना बड़ा वो हो जाता है, अंतर हो जाता है, एक मेजर डिफरेंस हो जाता है। तो सरकार ने कहा भी है कि इस पे कमीशन के आने के बाद पूरे देश में जो केंद्रीय सेवा के कर्मचारी हैं, फिलहाल केंद्र सरकार लागू कर रही है, तो केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों को क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण जीवन का लाभ मिलेगा और अधिक उपभोग बढ़ा सकेंगे अपना। और जाहिर सी बात है कि जब केंद्र में लागू होता है तो आने वाले 1 वर्ष के अंदर में राज्य सरकार भी हूबहू लागू कर देती है, जो जिस ग्रेड में, जिस तरह से, जिस पद पर आसीन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह से जो बजट की मैंने चर्चा की है, तो बिहार सरकार ने युवाओं में आत्मविश्वास और स्वावलंबन पैदा करने के लिए 10 लाख रोजगार की घोषणा की थी। और जहां तक मैं समझता हूं, एक शिक्षा विभाग ने ही कई लाख रोजगार का सृजन किया है बिहार में। अन्य विभागों को यदि हम जोड़ दें तो सरकार ने लगभग 50% का आंकड़ा तो पूरा कर ही लिया है। इसी पॉइंट को हम लिखेंगे जो आने वाले परीक्षाओं का प्रश्न बनेगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु, देखिए, बिहार सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। रोजगार देने की घोषणा की है। एवं एवं उनमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास एवं उनमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास पैदा कर स्वावलंबन और आत्मविश्वास पैदा कर कौशल का विकास किया जाएगा। कौशल का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है, कौन बताएंगे? कौन बताएंगे कि राजगीर में क्या किया गया है?
खिलाया जा सकता है। तो राजगीर में इस कड़ी में क्या कहेंगे, क्या हुआ है, एक शब्द में कहना हो तो? इसको स्टेडियम का मैंने करंट अफेयर्स में भी चर्चा की है, राजगीर के विषय में मैंने लिखवा दिया है। इसको ऐसे लिखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसको याद रख लीजिएगा, यही पूछेगा आपसे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, की स्थापना की जा रही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है, ध्यान रखिएगा, इसी नाम से प्रश्न आएगा और पूछना ही यह प्रश्न, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार जैसे राज्य में यदि खेल के क्षेत्र में सरकार प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से क्या है, क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज आप दक्षिण भारत को देखिए, दक्षिण भारत हर एक फील्ड में अव्वल जा रहा है। शतरंज के क्षेत्र में डी गुकेश ने अभी हाल ही में विश्व चैंपियनशिप प्राप्त किया है। इसके पूर्व विश्वनाथन आनंद 5 बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ क्या है, वहाँ उस तरह का प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है और प्लेटफॉर्म का बड़ा ही महत्व होता है। आज 10 में से लगभग 6 या 7 स्टार्टअप अमेरिका के ही क्यों होते हैं? क्योंकि अमेरिका में उस तरह का इन्वायरमेंट है। यदि वही किसी दूसरे देश की बात की जाए, भारत की बात की जाए अथवा किसी अन्य देश की बात की जाए, एशिया देश की बात की जाए, तो व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड हो, असंभव है, क्योंकि वहाँ कानूनी दांव पेच, लाइसेंस सिस्टम और अन्य बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे रातों रात किसी स्टार्टअप को खड़ा करना लगभग संभव नहीं ही है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। तो जिस तरह से दक्षिण भारत में प्लेटफॉर्म तैयार है, उस तरह से आज बिहार सरकार भी इसके दिशा में कदम रख चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बिहार स्पोर्ट्स हब बन सकता है और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्नों को विशेष रूप से तैयार रखेंगे। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, साइकिल योजना के लिए 50 करोड़। साइकिल योजना के लिए 50 करोड़। साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, कौमा, बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़। बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़, 100 करोड़, और पोशाक के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और पोशाक के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पोशाक के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार का विकास पुरुष क्यों कहा जाता है? इन्हीं सब कारणों से कहा जाता है। महिलाओं के क्षेत्र में जो उत्थान उन्होंने किया है, शायद बिहार के किसी मुख्यमंत्री ने इसके पहले सोचा भी नहीं होगा। इसकी चर्चा हाल ही में नीतीश कुमार जी कर भी रहे थे। उन्होंने इस चीज़ को किसी पत्रकार के साथ शेयर भी किया था कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, उस जमाने में मुश्किल से कोई एक लड़की होगी जो हाई स्कूल में इसका एडमिशन होता होगा, और वो भी काफ़ी साभ्रांत परिवार से होगी। लेकिन आज आप देखते हैं कि 50-50 का मामला है। जितने छात्र उतनी ही छात्राओं का भी लगभग एडमिशन है, बराबरी हो चुकी है। तो पोशाक योजना, साइकिल योजना और बालिका प्रोत्साहन योजना, इन योजनाओं का नारी उत्थान में ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, महिला सशक्तिकरण योजना के लिए, महिला
सशक्तिकरण योजना के लिए, महिला सशक्तिकरण योजना के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 60 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जबकि जबकि 10वीं पास छात्राओं के जबकि 10वीं पास छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए 10वीं पास छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति के लिए 94 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैंने जीएस की कड़ी में आपको लिखवा दिया था कि पीएमसीएच के लिए 5540 करोड़ की व्यवस्था की गई, इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, उसी में ऐड कर दीजिए। पटना मेडिकल कॉलेज के लिए नोट कर लिया। पटना मेडिकल कॉलेज के लिए 5540 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इसको नोट कर लेंगे। अब एक आध प्रश्न पूछ लें। पंकज कुमार जी बताइए कि बिहार में ऐसी कौन सी संस्था है जो सरकारी विद्यालयों के लिए 10वीं और इंटरमीडिएट की परीक्षा का नियमन करता है, उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वेरी गुड। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक की परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वालों के लिए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वालों के लिए होने वालों के लिए 94.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है, 94.5 करोड़ रुपए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिहार सरकार का सबसे बड़ा जो बजट का हिस्सा है वो किस क्षेत्र में लगता है? शिक्षा में लगता है, ध्यान रखिएगा। एक जवाब कोई देना चाहते हैं? और छोटू कुमार जी आपका माइक ऑन है, एक बार देख लीजिए। बिहार सरकार का सबसे बड़ा बजट का हिस्सा शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, इसकी भी चर्चा हम बार बार करते रहते हैं। और अभी आपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विषय में लिख लिया। अब हम लिखेंगे कि सड़कों पर या अन्य मदों पर क्या खर्च है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए बिहार बजट 2023 में
बिहार बजट 2023 में शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बाईपास निर्माण के लिए बाईपास निर्माण के लिए एवं एवं ऊर्जा के क्षेत्र के लिए एवं ऊर्जा के क्षेत्र के लिए ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 3523 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 3523 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 3523 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या किया गया? इसके अलावा बिहार सरकार ने क्या किया है, तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही है। और आप देखेंगे कि अभी सरकार इस पर कई स्कीम चला रही है। यदि आप सोलर पैनल लेते हैं उस पर ढेर सारी सब्सिडी मिलती है। इस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं। और इस योजना की जानकारी कितने लोगों को है, वो हाथ खड़ा करें। अभी नहीं है। इसकी जानकारी मैं आप तक शेयर कर दूंगा। ये काफ़ी अच्छी योजना है। पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं। लिखिए, इसके अलावा बजट में इसके अलावा बजट में बजट में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना है। बजट में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना है। एवं 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 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वालों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वालों को होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट देने का प्रावधान किया गया है। होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट देने का प्रावधान किया गया है। किया गया है। ठीक है। अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि बजट का विशेष महत्व क्यों है। ठीक है। वैसे आप अखबार में स्किप कर देते होंगे कि इतना कौन पढ़े, लेकिन जब आप गहराई से पढ़ेंगे, या चूंकि आपके सामने तो अवसर भी है कि फिर से 2025 का बजट लॉन्च होने वाला है, 25 के बजट को गहराई से देखिएगा। और मैं उस दिन आपसे पूछूंगा कि आज के बजट में आपने किन 10-15 मुख्य बातों को देखा। उसके लिए आप तैयार रहेंगे अभी से। और जिन जिन बिंदुओं पर मैंने फोकस किया है, आप उन्हीं बिंदुओं पर फोकस करेंगे वहां। इसमें कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछले सालों के बजट को गहराई से देख चुके हैं? हाथ खड़े करें ईमानदारी पूर्वक। अभी हाथ नहीं खड़ा हुआ। कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं? वो हाथ खड़े करें। तो देखिए, 2 आदत डाल लीजिए।
एक तो एक अखबार रोज लीजिए और उस अखबार में प्रथम पृष्ठ को देख लीजिए, एडिटोरियल को जरूर देखिए कि संपादकीय क्या कहता है। कहते हैं कि यदि आप संपादकीय नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आज की दुनिया के जुड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ऑटोमेटिक उसकी तैयारी हो जाती है, क्योंकि कोई न कोई ऐसे संपादक होते हैं जो नित्य अपना कुछ न कुछ बेहतर लिखते हैं और आज के समकालीन तथ्यों से जुड़ा होता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिहार विशेष के पेज को देख लीजिए और ट्रक ने बस को टक्कर मार दिया, फलां की हत्या हो गई, इस सब को मत देखिए, वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बस 4 पेजेस को आप यदि रोज एक बार 10 मिनट नजर फेर लेते हैं तो आपकी तैयारी में समग्रता के साथ वह तैयारी जुड़ जाएगी और आपकी स्थिति परीक्षा हॉल में निश्चित रूप से दूसरों से बेहतर होगी। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे, ये आदत बना लीजिए, क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि आज के परीक्षा में मैं 2-3 तरह की परीक्षा का एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं जहां मेरा काफी लंबा अनुभव रहा है। सिविल सेवा की परीक्षा में दूसरों को करंट अफेयर्स के बल पर पीछे कर सकते हैं, स्टैटिक के बल पर पीछे नहीं कर सकते। स्टैटिक के बल पर टॉपर्स के रेस में आ सकते हैं, पीछे नहीं कर सकते, लेकिन रैंक बनाने के लिए वहां आप करंट के बल पर पीछे कर सकते हैं। और जो अन्य वनडे एग्जाम है जहां रीजनिंग, गणित, इंग्लिश और जीएस की महत्ता है, ऐसे सेक्शंस में रीजनिंग और गणित के बल पर आप बराबरी में रह सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप जितना सही बनाएंगे तो जो सिलेक्शन लेने वाला होगा उतना ही सही बनाएगा। इंग्लिश और जीएस में भी करंट अफेयर्स का पोर्शन आपको कई हजार रैंकों से आगे ले जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य पोर्शन का कोई महत्व नहीं है, अन्य पोर्शन का भी उतना ही महत्व है, लेकिन वो पोर्शन आपको बराबरी पर टिकाए रखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 1000 पद है और 5 लाख एप्लीकेंट हैं, 1000 पद के पास पहुंचने में, जैसे 5000 रैंक तक की बात करेंगे, वहां तक पहुंचने में आपको अन्य विषय मदद कर सकते हैं, लेकिन 5000वें पोजीशन से 1000 के अंदर में आप लाइक करेंगे, इसमें करंट अफेयर्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां जाकर अच्छे अच्छे विद्यार्थी क्या होंगे, धक्का खाने लगेंगे, जो सीरियस नहीं होंगे। और सीरियस होना अपने आप में एक साधना है, उसके लिए तप करना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे भी बिहार तपोभूमि ही रही है और वहाँ बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया। बुद्ध तो खैर बिहार ही समझिए, क्योंकि नेपाल भी लगभग उसी तराई इलाके में जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि उन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए 6-7 साल तपस्या की, 12 साल तपस्या की। तो आज भी वही है, तपस्या किसी भी फील्ड की हो सकती है, ये भी एक तपस्या है। बस ध्यान रखेंगे कि अपना अप्रोच चेंज कर लेंगे, एटीट्यूड को पॉजिटिव बना लेंगे। मैं आगे चलूंगा, मैं कल आपसे फिर पूछूंगा कि अखबार आज कितने लोगों ने पढ़ा, और मैं 2-4 प्रश्न आपसे पूछ दूंगा कल से अखबारों से, उससे पता चल जाएगा। बस 4 बिंदु देख लीजिए। पहला पेज देख लीजिए कि हाइलाइट्स क्या है। संपादकीय को समय देकर पढ़िए। संपादकीय एक ऐसा पोर्शन है कि यदि आप सिर्फ 2 साल अखबार का संपादकीय पढ़ते हैं नियमित रूप से, तो आपकी लेखन शैली, आपकी वाक कला, बोलने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको आप कहते हैं, संचार कौशल और बहुआयामी कौशलों का विकास आपके अंदर में जादुई तरीके से होगा, और यह दिखता है। उसके बाद फिर जब आप किसी बिंदु पर कुछ लिखते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो आपकी क्षमता और एक सामान्य व्यक्ति जो ये सब नहीं करता उसकी क्षमता में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। और जो व्यक्ति एडिटोरियल पढ़ते हैं वो मेंस इजीली लिख सकते हैं थोड़ी बहुत तैयारी करके। साथ ही एडिटोरियल के बाद नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार विशेष का एक पेज होता है, देखिएगा। अपने क्षेत्रीय समाचार को भी देख लीजिएगा, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार विशेष को देखिएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय को देखेंगे, 2 हुआ, तीसरा है संपादकीय, और चौथा जो पहला पेज मैंने कहा, 4 पेज को देख लीजिए। और यह सारी प्रक्रिया 10 से 15 मिनट की होती है। यदि अखबार आपके पास उपलब्ध है तो एक आदत हो जाती है, चाय पीते हुए आप देख लेंगे। एक दिनचर्या है, ऑफिसर की दिनचर्या होती है, आप अपने समाज से, संसार से अवेयर हैं, एक एटीट्यूड होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। हम थे होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट। मैं नवाचार की बात कर रहा था। अब बिहार सरकार प्रयास कर रही है कि बिहार में स्टार्टअप हों, और स्टार्टअप कहीं ना कहीं अमेरिका की सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित है।
वहाँ की सरकार की रणनीतियों से प्रभावित है। आप देखेंगे कि आजकल टेलीविज़न पर शार्क टैंक जैसे शो दिखाए जा रहे हैं, और ये शार्क टैंक शो अमेरिका की देन है। वहाँ इस तरह के शो दशकों से चल रहे हैं, और उसी की कॉपी हमने भी की है। शार्क टैंक में क्या होता है, कौन बताएंगे? हाँ अर्चना जी बताइए। लोन, लोन भी देते हैं और हिस्सेदारी भी लेते हैं, दोनों करते हैं। जैसे जो वर्तमान दौर के, अब उसमें लोग बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि अभी असनीर ग्रोवर हाल तक आ रहे थे, मित्तल आ रहे थे, ठीक है। नमिता थापर का नाम आपने सुना होगा। तो जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो काफी शीर्ष पर पहुंच गए हैं, अब वो आपके बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद कर और बदले में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास एक बेहतर आइडिया है और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके एक बड़ा स्टार्टअप बनाना चाहता है, लेकिन वित्त की कमी आ रही है, मार्गदर्शन की कमी आ रही है, तो शार्क टैंक शो में जाकर वो अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं। प्रोजेक्ट पसंद आने पर उस टीम में जो शार्क्स हैं वो उसके बिजनेस में हिस्सेदारी ले सकते हैं कि आपके बिजनेस का हम 2% खरीद रहे हैं, बदले में इतना करोड़ दे रहे हैं, 2% का हमने शेयर ले लिया उसमें, और इस तरह से डील होती है। और किसी राष्ट्र के विकास में ऐसी डील बहुत बेहतर साबित होते हैं। तो बिहार सरकार का आगामी जो बजट होगा उसमें नवाचार पर निश्चित रूप से जोर दिया जाएगा, क्योंकि बिहार के पास सब कुछ है। बिहार एक ऐसे प्रांत में स्थित है जो मैदानी क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में बिजनेस का विकास करना अन्य क्षेत्रों की भांति काफी सहज है। और आप देखेंगे कि बिहार बिहार देश की राजधानी से भी लगभग सड़क मार्ग से बेहतर रूप से जुड़ा हुआ है। साथ ही पटना शहर भी क्या है, एक मुख्य महानगर के रूप में उभर चुका है। बिहार के आसपास की जो जलवायु है वो बिजनेस के लिए अति अनुकूल है, बस वहाँ एक नवाचार की आवश्यकता है। तो सरकार नेक्स्ट बजट में इस पर विशेष चर्चा करेगी। फिलहाल हम एक दो बातें इसके संदर्भ में भी लिख लेते हैं। आवाज, एक बार आप दोबारा कहिए, आपकी आवाज अस्पष्ट आ रही है। इस चीज को आप टाइप करके भेज दीजिए। बिहार का विकास दर 2 अंकों में है, 10% से अधिक है। अच्छा, तो अब आपकी आवाज आ रही है, बताइए। 1 नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तभी तो मैंने चर्चा कर दी कि नीतीश कुमार अपने हर एक बाइट में इस चीज की घोषणा करते हैं कि हम वो राज्य हैं जिसने विकास दर को 2 अंकों में रखा है। अब 2 अंक की शुरुआत ही 10 से होती है, ध्यान रखिएगा। अन्य राज्य को इससे सीख लेने की आवश्यकता है। इसकी चर्चा मैंने आज भी की है, हम आगे चलेंगे। हाँ। हम्म। बात तो सही है राजेश जी, बात तो एकदम सही है कि जैसे एक व्यक्ति के पहले किसी परीक्षा में 50 अंक थे, उसने, ठीक है, उसने 80 नंबर लाया अगली परीक्षा में। और एक व्यक्ति के पहले से 70 नंबर थे, उसने 85 नंबर लाया। तो विकास दर 50 से 80 वाले का क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अच्छा विद्यार्थी कौन होगा, बाद वाला है। एक बात तो निश्चित है कि बिहार विकासशील है, लेकिन यदि इस तरह की विकास दर है तो हो सकता है कि आने वाले समय में विकसित राज्यों के बराबरी में मुख्य लाइन में खड़ा हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। हाँ। हम्म। वो तो होगा ही। साक्षरता में हम अंतिम पावदान पर हैं, तो वो होना ही है। जैसे 40 नंबर लाने वाला एक विद्यार्थी यदि अचानक 70 ले आए, तो वह विकास लगभग 80 से 100% के आसपास होगा। लेकिन 70 लाने वाला यदि 72 लाए, तो विकास के प्रतिशत में वो तो कम दिखेगा, लेकिन 72 लाने वाला ज़्यादा अच्छा विद्यार्थी हुआ, उसने पहले विकास
कर लिया है। खैर, एक बात तो निश्चित है कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सभी राज्यों को समान अवसर मिला था, लेकिन कुछ राज्य आगे निकल गए और कुछ राज्य उतने आगे नहीं निकल सके। उसके कई कारण होते हैं, स्थानीय कारण, राजनैतिक कारण, सामाजिक कारण, भौगोलिक कारण। तो अब बिहार के पीछे जो भी कारण रहा हो, जैसा भी रहा हो, लेकिन बिहार उतना विकास नहीं कर पाया जितना विकास बिहार के आसपास के कुछ राज्यों ने किया, या बिहार के नज़दीक वाले कुछ राज्यों ने। जैसे आप देखिए, साउथ इंडिया की चर्चा मैंने अभी भी की है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, आप देख सकते हैं कि कहाँ पहुँच गया है। खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे निकल गया है। आप मुंबई को देख लीजिए, जबकि मुंबई भारत की राजधानी कभी नहीं रही, लेकिन फिर भी आर्थिक राजधानी है। जबकि कलकत्ता भारत की राजधानी थी और बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत में थे, तब भी ये क्षेत्र कुछ पिछड़ा रह गया। कई फैक्टर रहे हैं उसके, उसकी चर्चा हम ज्योग्राफी में करेंगे। ऐसे कौन से फैक्टर रहे, आर्थिक भूगोल में इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। अभी पुनः मूल बातों पर लौट आते हैं, और मैं नवाचार की बात कर रहा था। तो आपने समझ लिया कि बिहार में नवाचार को लेकर सरकार प्रयासरत है। और जो कन्या महाविद्यालय है बिहार में, तो कन्या महाविद्यालय को बढ़ावा देने के लिए आने वाले बजटों में इसकी चर्चा विशेष रूप से सरकार करने वाली है। इस दो तथ्य को भी हम संक्षेप में लिख लेते हैं। लिखिए, बिहार सरकार बिहार सरकार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति लाएगी। नई स्टार्टअप नीति लाएगी। नई स्टार्टअप नीति लाएगी। लाएगी। ठीक है। इसी में एक लाइन ऐड कीजिए, कई कन्या महाविद्यालयों की निर्माण हेतु कई कन्या महाविद्यालयों के निर्माण हेतु बजट में चर्चा की गई है। बजट में चर्चा की गई है। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर दोबारा आते हैं। आपने बिहार में देखा होगा कि सरकार ने हाल ही में विभिन्न सरकारी अधिकारियों को नई गाड़ियां प्रदान की हैं, ताकि व्हीकल्स गवर्नमेंट व्हीकल्स, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान में वे आसानी से पहुंच सकें। लेकिन जो पुलिस थाने हैं, उनकी स्थिति में अभी तक सुधार नहीं हुआ था। वैसे जो गवर्नमेंट व्हीकल्स की हमने बात की, वो भी फिलहाल कई कंपनियों से डील के तौर पर मंगाए जा रहे हैं। अभी उसकी और भी आवश्यकता है। पहले आपने पुरानी जिप्सी देखी होगी, जो हर एक थाने में होती थी, और उस जिप्सी की समस्या ये थी कि जो अपराधी है वो अपराध करके दौड़ कर भी भाग रहा है, तो जिप्सी से पकड़ना संभव नहीं था, वो रास्ते में ही खराब हो जाती थी। तो सरकार ने इस बात से संज्ञान लेते हुए व्यवस्था कर दी। अभी आप देखिएगा, डायल 112 बिहार में काफ़ी चर्चा में रहता है, आपने देखा होगा। अब दूसरे नंबर पर थाना, जो पुलिस मुख्यालय है, उसके निर्माण की बात हुई। तो गवर्नमेंट ने 155 करोड़ रुपए 2023 के बजट में आवंटित किए, ताकि जो थाना है, जैसे बरामदे पर थाना चल रहा है, कहीं कहीं पर कुटिया में थाना चल रहा है, आप देखेंगे कि एक ऐसे ही बनाया हुआ है। ऐसे भी जगह मैंने देखे हैं जहाँ सीमेंट का या जो पक्का भवन होता है, ऐसा भवन है ही नहीं, थाना ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसे कई थानों का उत्थान कैसे हो, उनका पुनरुद्धार कैसे हो, इसके लिए 155 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसको लिख दीजिए। लिखिए, बिहार सरकार ने
बिहार सरकार ने बिहार सरकार ने पुलिस स्टेशनों के पुलिस स्टेशनों में कर दीजिए, पुलिस स्टेशनों में संरचनात्मक सुधार हेतु संरचनात्मक सुधार हेतु 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 155 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 155 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप हेडिंग बनाकर लिखिए, बिहार बजट 2023-24 की मुख्य बातें। मुख्य बातें। मुख्य बातें। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहां आपको दिख रहा होगा कि 2,61,885 करोड़ का बजट है। तो ध्यान रखिएगा, जो पिछले वर्ष के तुलना में 10.7% अधिक है। यह पूछा जाएगा, डिफरेंस पूछा जाता है। जैसे साक्षरता दर भी कभी बढ़ती है, महिला पुरुष साक्षरता के बीच कोई बड़ा अंतर हो, तो यह सब पूछा जाता है। इस पॉइंट को स्टार देकर लिख लीजिए। देखिए, बिहार बजट 2023-24 का आकार, बिहार बजट 2023-24 का आकार आकार 2,61,000 2,61,000 885.4 करोड़ रुपए है। 2,61,885.4 करोड़ रुपए है, जो जो पिछले वर्ष के बजट से जो पिछले वर्ष के बजट से 10.7% अधिक है। 10.3 या 7 होना चाहिए, 7% अधिक है पिछले साल से। हाँ ठीक ही है, 10.7% अधिक है। ठीक है, अब पिछले साल का बजट पूछेगा तो जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होगा वो निकाल देंगे, वैसे पूछेगा नहीं, क्योंकि 2023-24 यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 25 भी आ गया है। आपके पास 3 वर्ष का एक बजट का रॉ आइडिया होगा, और किसी भी स्तर से क्वेश्चन आएंगे तो आप बजट से बना ही देंगे। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, हाँ तो ठीक ही है।
अब आप देख लीजिए कि यदि हम इसका 10% निकालें, 2,61,000 का 10% निकालें तो लगभग कितना हो जाएगा? 26,000 रुपये। ठीक है, माइनस कर दीजिए तो वही आ जाएगा। सही ही है। आगे लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए, राजस्व प्राप्तियों का अनुमान। राजस्व प्राप्तियों का अनुमान। राजस्व प्राप्तियों का अनुमान। अनुमान 2,12,326.97। 2,26,000, सॉरी, 2,12,326। 0.94, 97 कर दीजिए लगभग। एक काम करें, इतना बड़ी डेटा को सीधा एक अंक बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा संशोधित कर दीजिए। 9,4,9,7 को 27 ही कर देते हैं। देखिए, 2,12,327 कर दीजिए। सीधा सीधा याद रहेगा, दशमलव में है कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2,12,327 करोड़ रुपए है, ये राजस्व है जो सरकार को आमदनी हुई है। रुपए है जो जो पिछली वर्ष की तुलना में, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.3% अधिक है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.3% अधिक है। ये अधिकता ध्यान रखिएगा, कितना ज्यादा है कितना कम है, चेंजेस क्या है इसमें, यह आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और आंकड़ों को राउंड फिगर में आप याद रख सकते हैं, उससे जल्दी याद हो जाता है। जैसे 2,61,885 है, डेटा याद रखने में समस्या हो तो 2,62,000 याद रख लीजिए, इससे जल्दी याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान, पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान 49,758, 49,758 करोड़ रुपए है। 49,758 करोड़ रुपए है जो पिछले बजट से 12.3% अधिक है। जो पिछले बजट से 12.3% अधिक है। अधिक है। अगला पॉइंट लिखिए, चालू खर्च का अनुमान। चालू खर्च का अनुमान। चालू खर्च का अनुमान 1,90,000, 1,90,497 करोड़ रुपए है। 1,90,497 करोड़ रुपए है।
1,90,497 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष से जो पिछले वर्ष से 9.8% अधिक है, जो पिछले वर्ष से 9.8% अधिक है, 9.8% अधिक है। अगला बिंदु लिखिए, पूंजीगत खर्च का अनुमान, पूंजीगत खर्च का अनुमान, पूंजीगत खर्च का अनुमान 61,388 करोड़ रुपए है, 61,388 करोड़ रुपए है, 61,388 करोड़ रुपए है, जो जो पिछले वर्ष के बजट से जो पिछले वर्ष के बजट से 13.4 13.4% अधिक है, 13.4% अधिक है, 13.4% अधिक है। ठीक है, यह मूल आंकड़े हैं और ये ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें याद रखना सरल नहीं है। इसको आप यदि बार बार देखते रहेंगे, आपके जेहन में बना रहेगा। और एग्जाम से पहले, किसी भी एग्जाम से पहले, यदि बिहार की परीक्षा हो, आपको जरूर देख कर जाना चाहिए। और जब हम भारत का राष्ट्रीय बजट पढ़ते हैं, नेशनल बजट पढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा है उसके पूर्व जरूर देख कर जाना चाहिए। एक नज़र फेरने से 2-3 प्रश्न तो आपके यूं मिल जाते हैं, हूबहू मिल जाते हैं। इससे इस तथ्य को ध्यान में रखना है। अब आप लोग बताइए कि राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है, मजबूत है कि कमजोर है? मजबूत है, जाहिर सी बात है। देखिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि आप देखेंगे तो जो हमारा बजट है और जो राजस्व मिला है, तो राजस्व तो आमदनी हुई और बजट में खर्च करना है, तो 2.12 2.61, और ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। और बीच में कई और स्रोत होते हैं, चालू जो आय होते हैं वो भी होते हैं और चालू खर्च भी होते हैं। तो कुल आंकड़ों पर यदि ध्यान दिया जाए तो राजकोषीय जो वित्तीय घाटा है वह 3% से कम रहने का अनुमान था 2023 में, तो ध्यान रखिएगा। और राज्य का बजट ग्रीन जोन में था, यानी हम अच्छी स्थिति में थे, मजबूत स्थिति में थे। तो नोट में लिख लीजिए इस तथ्य को, आंकड़ों से यही पता चलता है। देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत है, राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत है, वित्तीय स्थिति मजबूत है, एवं एवं राजकोषीय घाटा एवं राजकोषीय घाटा 3% से कम रहने का अनुमान है, एवं राजकोषीय घाटा 3% से कम रहने का अनुमान है। अब यदि 2 लाइन में बजट की व्याख्या करनी हो तो वो भी लिख लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति मेंस देने की इच्छा रखते हैं उन्हें वह 2 लाइन जरूर याद होना चाहिए। साथ ही कभी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, वहां भी इन 2 लाइनों का बड़ा महत्व होगा जो अब मैं लिखवाने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए,
देखिए, बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य, बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य और कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि, सड़क, बिजली, बिजली एवं अन्य, बिजली एवं अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। विशेष ध्यान दिया गया है। कभी आपसे पूछा जाए, आप इसे इसी शब्द में उल्लेखित कर सकते हैं, इन्हीं शब्दों में उल्लेखित कर सकते हैं। एक साथ चार पांच क्षेत्र का नाम ले लेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, बिजली। आप सभी अवगत हैं कि सरकार अभी हाल ही में प्रीपेड मीटर की चर्चा कर रही है, जिसमें रिचार्ज नहीं होने पर क्या होगा, 7 दिवस के अंदर में बिजली ऑटो कट हो जाएगा। और ठीक ठीक उसी तरह से कार्य। दोबारा बताइए। अच्छा, लग चुकी है तो हो गया फिर। इस बार गर्मी के समय में शिक्षा विभाग का बजट नहीं आने पर बिना पंखे के 10 दिन गुजारना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब भीषण गर्मी होती है, उसी समय में गर्मी छुट्टी भी होती है और उस आसपास बजट नहीं आता है। कई बार बजट काफ़ी विलंब से आता है, 10-10 महीना लेट से आता है। उस स्थिति में प्रीपेड मीटर का क्या होगा? इसीलिए तो विरोध हो रहा है इतना। पूरे बिहार में लोग मीटर खोलकर सड़कों पर जमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो भी विकासशीलता के दौर में है, और वहाँ का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास नियमित आय का स्रोत नहीं है। नियमित आय का स्रोत नहीं है। इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में यही होगा कि ऐसा तो है नहीं कि 30 तारीख को सबका वेतन आ जाएगा। तो जिनका मीटर ये हो गया, जिनका रिचार्ज एक्सपायर हो गया, 7 दिन बीत गया, उन्हें हो सकता है कि उस माह के 5 दिन बिना बिजली के गुजारने पड़े। इसी को लेकर विरोध हो रहा है। और जहां इसके पूर्व मैं कार्यरत था, वहां तो ऐसा हुआ भी था। एक बार नॉर्थ बिहार पावर की टीम आई कि अब हम बिजली का कनेक्शन काट देंगे क्योंकि हमारा 11 महीने का बिल लंबित है। ऐसी स्थिति भी आती है। और इस स्थिति में सरकार कुछ न कुछ करेगी। सरकार निश्चित रूप से, अब दो संस्थाएं हैं और दोनों संस्थाएं सरकार के अधीन हैं, तो निश्चित रूप से कोई बीच का रास्ता निकालेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारी संस्थाओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ही ऐसी स्थिति बनेगी कि बजट फेल है, वहाँ 10 दिन 20 दिन आपको कष्टसाध्य दिन गुजारने पड़ेंगे। मैं आगे चलता हूँ। प्रीपेड मीटर को ध्यान रखिएगा, अभी चर्चाओं में है। एक लाइन और जोड़ दीजिए, लिखिए बजट में बजट में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण। बजट में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के लिए भी प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के लिए भी प्रावधान किया गया है। के लिए भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं के विषय में मैंने काफी बिंदु आज लिखवा दिए आपको। जैसे आप देखेंगे कि बालिका प्रोत्साहन योजना है, सशक्तिकरण के लिए बजट, फर्स्ट डिवीजन लाने पर 94.5 करोड़ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम पर। तो ये सब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण तथ्यों में शामिल रहेंगे। हम आगे चलेंगे। अब जैसे कि मैंने आप सभी को बताया शिक्षा के बारे में, तो हेडिंग बनाकर लिखिए एजुकेशन, शिक्षा।
एजुकेशन। लगभग राज्य का जो एक चौथे बजट है वो शिक्षा पर ही चला जाता है, समस्त वेतन और विकास के मदों को मिलाकर। हम एक एक मद को देखने का प्रयास करेंगे, और जिस तरह से 2023 में देखेंगे, 2024 के बजट में भी उसकी तुलना करके उन्हीं मदों को देखेंगे, उनमें कितनी कमी या वृद्धि हुई। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला बिंदु लिखिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए 3300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 3300 करोड़ प्राथमिक शिक्षा के लिए 3300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखिए यहीं पर आप देखेंगे तो लगभग 8300 करोड़ तो यहीं पर हो गए। देखिए उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए 2200 करोड़, 2000 कर दीजिएगा, 2000, 2200 नहीं, 2000। उच्च शिक्षा के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब एक संस्था है बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, उस पर 10,000 करोड़ है, लिख लीजिए। बिहार शिक्षा परियोजना, तीर का चिन्ह, 10,000 करोड़। बिहार शिक्षा परियोजना, तीर का चिन्ह, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। ठीक है, अब ये तो सामान्य शिक्षा हो गई, जो 10+2+3 मॉडल है। लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको भी हम शामिल करेंगे, जिसमें दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएगा, या कोई और जो तकनीकी संस्थान जैसे पटना में है अवस्थित, कई सारे संस्थान हैं वो आ जाएंगे। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, बिहार तकनीकी शिक्षा परियोजना, बिहार तकनीकी शिक्षा परियोजना, इसमें आईटीआई वगैरह भी आ जाएगा जो सरकारी कॉलेज होगा। बिहार तकनीकी शिक्षा परियोजना, 5,000 करोड़। 5,000 करोड़। बिहार कौशल विकास परियोजना, 2,000 करोड़। 2,000 करोड़। 2,000 करोड़। 2,000 करोड़। अगला हेडिंग बनाकर लिखिए, हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, हेल्थ।
क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा ही किसी राज्य की विकास की आधारशिला तैयार करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी राज्य में हेल्थ और एजुकेशन को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि राज्य फिलहाल किस स्थिति में है और राज्य का भविष्य किस स्थिति में होगा। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से होते हैं। तो स्वास्थ्य को भी हम इस कड़ी में देखेंगे। आप देखेंगे कि बिहार में या देश के अन्य भी राज्यों में जो ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। और बिहार में अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत उतनी अच्छी नहीं है। अच्छी क्या, बेहद बुरी है, बेहद खराब है, लगभग जर्जर हालत में चल रहा है। सरकार का ध्यान पुनः उधर आकृष्ट हुआ है और उस पर भी सरकार कार्य करने पर लगी है कि उसे भी स्मार्टनेस प्रदान किया जा सके। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1,000 करोड़, तीर का चिन्ह देकर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1,000 करोड़, 1,000 करोड़। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 500 करोड़, 500 करोड़। जिला अस्पताल केंद्र 2,000 करोड़, 2,000 करोड़। मेडिकल कॉलेज 1,000 करोड़, मेडिकल कॉलेज 1,000 करोड़। बिहार स्वास्थ्य परियोजना 10,000 करोड़, 10,000 CR, 10,000 करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़। तो यह थी स्वास्थ्य की मुख्य बातें। यदि इन 5 तथ्यों को आप याद रख लेते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा के लिए आप तैयार रहेंगे। पूछा जाता है कई बार कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए कितना आवंटन किया गया। कई बार पूछा जाता है कि चालू जो पूंजी है वो कितनी है। कई बार पूछा जाता है कि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में कितना परिवर्तन आया है। तो जो भी 10.3% आपने लिखा है राजस्व, या 10.7% जो आपने बजट का आकार में परिवर्तन लिखा है, इन सभी परिवर्तनों को ध्यान में रखेंगे, अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम हेडिंग बनाकर लिखेंगे कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर। क्योंकि अभी चौथे कृषि रोड मैप पर लगातार कार्य चल रहा है और चर्चा में है, इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे। कब से कब तक के लिए चौथा रोड मैप है, कौन बताएंगे? 2028 तक के लिए। एक बार दोबारा बताइए। वेरी गुड। 2023 से 2028 याद रखिएगा, लिखवा दिया है मैंने, पूर्व में ही चर्चा कर ली है। हम शायद जनवरी या फरवरी के 2023 के ही करंट में इसकी चर्चा कर चुके थे। अब कृषि का आकार कितना बड़ा है, तो कृषि के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह पहला पॉइंट होगा। देखिए, कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें एक पॉइंट जोड़िए, नेक्स्ट पॉइंट।
देखिए, उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि किसानों के किसानों के 10 लाख रुपए तक के किसानों के 10 लाख रुपए तक के 10 लाख रुपए तक के कृषि ऋण पर कृषि ऋण पर 1% ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाएगी। 1% ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाएगी। 1% ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसानों को कृषि यंत्रों और बीजों पर सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को कृषि यंत्रों और बीजों पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहार कृषि विकास परियोजना बिहार कृषि विकास परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बिहार कृषि विकास परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किया गया है। ठीक है, तो यह थी कृषि की मुख्य बातें। दो दो तीन तीन लाइन सब में याद रख लेंगे। अगला टॉपिक होगा सड़क, रोड। कितने लोग थक चुके हैं? कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिनका सामर्थ्य अभी जवाब दे रहा हो? डेटा जवाब दे रहा है, अच्छा, सामर्थ्य बना हो। कार्य ऐसा है कि एक एप्लीकेशन हमने बनाने के लिए दिया और वो बन भी चुका है, हमने ग्रुप में शेयर भी किया। लेकिन उसमें जो मैं चाहता था वो शुरू में नहीं बना, तो बाद में हमने उसे कस्टमाइज करने के लिए दिया है कि टू वे कम्युनिकेशन हो। उन्होंने जो बनाया था उसमें वन वे कम्युनिकेशन था। जैसे मैं यहाँ कक्षाएं ले रहा हूँ, आप सब कुछ सुनेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन अपने तरफ से जब आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पक्ष में नहीं था, तो फिर मैंने अपने कस्टमाइजेशन उनको दिए और उन्होंने लगभग और 1 सप्ताह या 10 दिन का समय लिया है, समय लगेगा, और वो इसी तरह का डिज़ाइन तैयार कर देंगे। तो जब उस पर क्लासेस लाइव आ जाएंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डेटा बचेगा। निश्चित रूप से 50% तो ज़रूर बचेगा। लेकिन जब तक वो नहीं आया है तब तक हम इसी पर कार्य कर रहे हैं, तो अभी आपको डेटा पैक बना कर रखना होगा। वैसे देखिए, ऐसा है कि क्योंकि अभी बिहार में 5G की सेवाएं हर जगह उपलब्ध नहीं हैं, अन्यथा 5G अनलिमिटेड हो गया है। आप कितना भी यूज़ करें अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन वहाँ थोड़ी दिक्कत है, तो और 5-7 दिन इंतज़ार किया जाए।
ऐप जब कस्टमाइज होकर आ जाता है तो सारी कक्षाओं को वहीं लाइव कर देंगे और वहीं रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल रहेगी, और आप सभी का डेटाबेस उसमें ऐड करके और वहीं से क्लास की शुरुआत की जाएगी। उसके लिए हमें और शायद एक सप्ताह का इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल हम एक सप्ताह इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। फिलहाल डेटा कुछ बचा कर रखिए और कुछ पैक्स भी रखिए ताकि विशेष स्थिति में आपका मदद कर सके। हम कहाँ थे? सड़कों पर थे, रोड में थे। लिखिए, सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, बिहार राज्य सड़क परियोजना के लिए, बिहार राज्य सड़क परियोजना के लिए भी, बिहार राज्य सड़क परियोजना के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। दोनों में 10-10 हजार हैं, टोटल 20,000 करोड़ रुपए हैं। इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में लिखी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। कोई बताइए कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? जल्दी। और सभी लोग सामने रहिए और बताइए कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या है। कौन बताएंगे? ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा ऐसा ही मात्रक है। कंफ्यूज हो गए। विद्युत धारा क्या है? सुनाइए। करंट को ही विद्युत धारा कहते हैं। हम्म। क्या कहते हैं? सब- सभी लोग 10वीं कक्षा के कंसेप्ट को भूल गए, जबकि यह सतत रूप से याद रखना है। और मुझे तो समय नहीं मिलता है। मैं आजकल अपने विभागीय कार्यों में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि कक्षाओं को 2 घंटे से अधिक ले नहीं पाता हूँ। वरना जब मैं ऑफलाइन क्लास रन करता था तो ऐसे कई प्रश्नों का बौछार किया करता था। यह मेरी गतिविधि का हिस्सा रहा है। और देखिए, फंस गए आप लोग आज। विभवांतरण के अधीन इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। देख लीजिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हर एक पुस्तक में आपको मिल जाएगी। परिभाषा, देखिए परिभाषा का महत्व क्यों है। एक बार किसी अभ्यर्थी ने मुझसे पूछा था कि डिफिनेशन ना याद करें तो वैसे ही समझ लिया हमने, उसमें कोई हर्ज है? तो मैंने कहा कि डिफिनेशन देने की जो क्षमता है, यह आपके अभिवृत्ति का सूचक है कि आपके पास शब्द संकलन की क्षमता और शब्दों को पिरोने की क्षमता कितनी है। और वाकई में एक चीज तो है कि जो व्यक्ति विभिन्न चीजों को डिफाइन कर सकता है, वह व्यक्ति मेंस भी उतना ही अच्छा लिख सकता है, और साक्षात्कार में भी उस व्यक्ति का परफॉर्मेंस दूसरों से बहुत बेहतर होगा। इसे कहते हैं हम व्यक्तित्व, उच्च व्यक्तित्व कहते हैं इसे। ध्यान रखिएगा। और एक चीज और बता दूं कि पहले पूछ ही लेता हूं, वैसे बताने में क्षति है, पूछ ही लेता हूं। आप में से कोई अभ्यर्थी बताएं कि जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे विद्युत धारा का प्रवाह पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ प्रवाहित हो रहे हैं? कैसे साबित करेंगे?
कौन ग्रहण करता है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कंडीशन दिया कि ए से बी की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है। यहां ग्रहण कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ धारा प्रवाहित हो रही है। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? इसका अर्थ है कि आपने कंसेप्ट को गहराई में नहीं देखा। एक बार सभी लोग विज्ञान पढ़कर कल आएंगे और मुझे बताएंगे कि साबित कैसे कर सकते हैं इस तथ्य को। ठीक है? अति महत्वपूर्ण है। वो तो मैं पूछते पूछते ऐसे ही मैंने पूछ लिया है। अभी हम करंट अफेयर्स की कक्षा में है, बिहार बजट में है। विज्ञान की कक्षा में इस पर और बात करेंगे। किरचॉफ का नियम कौन बताएंगे क्या है? तो पीछा गई। अंधेरे से, इसका अंधेरे से कोई संबंध नहीं है, यह विद्युत धारा के प्रधान नियमों में से एक है। गड़बड़ा गया। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। संधारित्र किसे कहते हैं? कैपेसिटर क्या होता है और इसका सूत्र क्या है? कई लोग चिंता में चले गए, उन्हें लग रहा है कि वो काफी टेंशन में चले गए हैं, तनाव में चले गए हैं कई लोग। साइ- साइंस का अच्छा ज्ञान नहीं है। 10वीं 10वीं तो सभी ने पास किया है, तो और 12वीं भी पास किया है। कई छात्रों का बैकग्राउंड भी, छात्राओं का भी साइंस रहा होगा, तो पता तो होना ही चाहिए। किनका कॉमर्स था? आपका कॉमर्स था। आपसे कॉमर्स में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप बताइए कि पार्टनरशिप के लिए सूत्र बताइए, यदि कैपिटल और टाइम दिया हो तो सूत्र क्या होता है? अच्छा राघव जी, आपसे नहीं पूछा है, मैंने छोटू कुमार जी से पूछा है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। सी टी इक्वल्स पी। राघव कुमार जी, आप बताएंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की परिभाषा क्या है? और इसमें एक और प्रश्न है आपके लिए। हाँ, सुनाइए। ज्योति कुमारी जी। अच्छा, ज्योति कुमारी जी। वेरी गुड, सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों की संख्या से तय होती है। भूल रहे हैं, तथ्यों को भूल रहे हैं। कॉमर्स का बेसिक है। और एक और प्रश्न है कि जो मार्केटिंग है, विपणन, उसके चार मुख्य स्तंभ कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4P का सिद्धांत कहते हैं। अब मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूँ? तो जब भी किसी साक्षात्कार में बैठिएगा, वहाँ ये नहीं पूछेंगे आपका बैकग्राउंड क्या है। वो कभी कभी क्या करते हैं, सब कुछ करने के बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देते हैं, जिसका किसी पृष्ठभूमि से कोई संबंध नहीं है। और वो दिखाता है कि अब एक बात तो निश्चित है कि एक व्यक्ति किसी खास पृष्ठभूमि में ही डिग्री या अर्हता धारण किया होगा। हर एक फैकल्टी में, फैकल्टी कहते हैं, हर एक जो विषय है उसमें जाकर तो संभव नहीं है। तो फिर भी यदि आपका व्यक्तित्व बहुआयामी है, आप सभी चीज़ों पर अपनी नज़र रखते हैं, तो हर चीज़ का बेसिक आपको पता होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये बहुत बड़ी बात है। मैथ का विद्वान होना एक बात है, और सभी भाषाओं का सामान्य जानकार होना दूसरी बात है। स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। स्पेशलिस्ट होना ही चाहिए, लेकिन जनरलिस्ट भी हमें होना चाहिए। जैसे अभी मैं पूछ देता हूँ कि संस्कृत में देव शब्द का रूप कौन सुना सकते हैं? जल्दी। देव भाषा है, आप में से कौन सुनाएंगे? तो ये याद होना चाहिए।
त्रिभाषा सूत्र है देश में कोठारी कमीशन के बाद। आपने जिन 3 भाषाओं को पढ़ा है उसमें बहुत संभावना है कि आपने इस भाषा को देखा होगा। देवः देवो देवः, देवम देवो देवान, देवेन देवाभ्याम देवाय देवाय, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवाद देवाभ्याम देवेभ्यः, देवस्य देवयो देवानां, देवे देवयो देवेषु, हे देव हे देवो हे देवा। तो ऐसे पता होना चाहिए। मैंने देव शब्द का रूप पूछा था अकारांत में, पुल्लिंग, याद है? याद है तो बालक शब्द का सुनाइए। यह सब व्यक्तित्व परीक्षण है। यह दिखाता है कि आप कितने आयामों में फिट हैं। क्या आप एक ही आयाम में फिट हैं या आप मल्टी डायमेंशनल फिट व्यक्ति हैं। आगे चलते हैं। अब जो अगली कक्षा होगी तो तैयार रहिएगा। वो तो समय के अभाव में मैं आजकल पूछता नहीं हूँ। राजेश कुमार जी कहाँ हैं लाइन पर या लेफ्ट हो गए हैं? राजेश जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, डेटा के अभाव का सामना कर रहे हैं। शेष अभ्यर्थी जो सुन रहे हैं वो तैयार रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में कई टॉपिक बचे हैं आज। इस कक्षा को कभी और आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा भी था तैयार रहिएगा, पूछताछ चलती रहेगी। इसीलिए तो मैंने एप्लीकेशन कस्टमाइज करवाया है, इसीलिए, अन्यथा वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता। आगे चलते हैं। हम बिजली पर थे। लिखिए, बिजली उत्पादन और वितरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बिजली उत्पादन और वितरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किया गया है। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार बिजली परियोजना के लिए, बिहार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, बिहार बिजली परियोजना के लिए, बिहार बिजली परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए, तीर का चिन्ह देकर, जैसे भी 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किया गया है, ध्यान रखिएगा। हेडिंग में लिखिए, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। फर्स्ट पॉइंट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देंगे। लिखिए, फर्स्ट पॉइंट में महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। महिलाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट, नारी सशक्तिकरण योजना, तीर का चिन्ह, 60 करोड़ रुपए की राशि। नारी सशक्तिकरण, तीर का चिन्ह, 60 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, 60 करोड़। बालिका साइकिल योजना, 50 करोड़। तीर का चिन्ह दे देकर लिखेंगे। बालिका साइकिल योजना, 50 करोड़।
बालिका पोशाक योजना 100 करोड़। बालिका पोशाक योजना 100 करोड़। 100 करोड़। कन्या उत्थान योजना 400 करोड़। कन्या उत्थान योजना 400 करोड़। ठीक है। अब इस कड़ी में एक पॉइंट काफी महत्वपूर्ण होगा। एक बिंदु क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, और वह है इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ, मुस्लिमों से जुड़ा हुआ। ध्यान रखेंगे कि 400। ध्यान रखेंगे कि जो तलाकशुदा मुस्लिम हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको पहले, उनके लिए पहले 10,000 रुपए का प्रावधान था, लेकिन अब 25,000 रुपए का प्रावधान है। इसको लिख लीजिए, नोट में लिखिए। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि तलाकशुदा मुस्लिम योजना के तहत, तलाकशुदा मुस्लिम योजना के तहत तहत अब 10,000 की जगह 25,000 रुपए मिलेंगे। अब 10,000 की जगह 25,000 रुपए मिलेंगे। तलाकशुदा मुस्लिम योजना के तहत, शुरू से बताया जाए सर, अनुशंसा बना लेंगे तो साक्षात्कार में बड़ी सुविधा होगी। मैं कहाँ था? तलाकशुदा मुस्लिम योजना के तहत अब 10,000 की जगह 25,000 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए। महिलाओं को, हाँ बताइए। नहीं नहीं, ये एक बार ही मिलता है, केवल एक बार मिलता है। प्रतिमाह मिले तो फिर लोग इसके बिजनेस बना लें, तो इसीलिए सरकार ने एक बार देने का प्रावधान किया है। इसको ध्यान रखिएगा, केवल एक बार, जैसे अंत्येष्टि योजना एक बार, ऐसे ही है। आगे चलेंगे। एक बार इसलिए मिलता है कि वित्तीय स्थिति को सुधार कर नवजीवन की शुरुआत कर सकें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु, महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने हेतु, प्रदान करने हेतु करने हेतु योजनाएं शुरू की जाएंगी। योजनाएं शुरू की जाएंगी। महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। विशेष जोर दिया जाएगा। हेडिंग में लिखिए सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। अब इसमें हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पूर्व में लिखा है कि किसके लिए कितने का प्रावधान हुआ है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए 10,000 करोड़ रुपए।
गरीबों और जरूरतमंदों के लिए 10,000 CR, 10,000 करोड़ रुपए। रुपए ब्रैकेट में लिख दीजिए, गरीबों को शिक्षा, शिक्षा, आवास, आवास, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु। गरीबों को शिक्षा, आवास, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु, देने हेतु। ठीक है, तो यह था सोशल वेलफेयर। अब जो बातें कहीं समाहित नहीं हो पाई, ऐसी भी दो तीन बातें होंगी, चार बातें होंगी, उसे हम अन्य में लिख देंगे, अदर्स में लिख देंगे। तो हेडिंग बनाकर लिखिए अन्य, अदर्स, अन्य बातें, अन्य बातें। लिखिए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने हेतु, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने हेतु, बनाने हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की जाएंगी, विभिन्न योजनाएं शुरू की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, और जो लोग स्पेशल बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस के दृष्टिकोण से इस बजट को संभाल कर रखें, और इसमें जिस तरह की भाषा का मैंने प्रयोग किया है उस उच्च स्तरीय भाषा को भी आप अपने जेहन में उतार कर रखेंगे। इन्हीं शब्दों में उत्तर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। अब खेलकूद के क्षेत्र में तो मैंने लिखवा ही दिया है। क्या लिखवा दिया है, क्या किया गया है, कहां पर, राजगीर में किया गया, तो इसे लिखवाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार हमने चर्चा कर ली है। स्पोर्ट्स में आपसे कभी पूछे तो आप राजगीर का नाम ले सकते हैं, और राजगीर पूछा भी जाएगा आगे। नेक्स्ट पॉइंट एक लिख दीजिए, इसमें लिखिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वैसे चर्चा हो चुकी है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट का प्रावधान किया गया है, 5% की छूट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हमारी अगली कक्षा सोमवार को होगी, और आपका कार्य रहेगा कि आपका होमवर्क रहेगा कि आप समय निकालकर इन सभी तथ्यों को बार बार देखें और स्वयं को तैयार करें। अगली कक्षा में हम बिहार बजट 2024 का अध्ययन करेंगे, और पूरी लगभग 2 घंटा की एक डेडिकेटेड क्लास उसके लिए होगी। और मैं चाहूँगा कि आप दोनों बजट को कहीं स्पेशल संभाल कर रखें, क्योंकि जैसे बजट, जीआई टैग, इकोनॉमी, ये सब कुछ ऐसे खंड हैं, यदि आप परीक्षा की रात में भी इसको देखकर चले जाते हैं तो 5-7 क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में अनायास टकरा जाते हैं, और वो आपके रैंक को काफ़ी हाई लेवल पर ले जाता है और उच्चतम पदों तक आपको पहुंचाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। सभी को शुभ रात्रि। आप ग्रुप से लेफ्ट हो सकते हैं, लीव कर सकते हैं।
शुभरात्रि।